Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to today's class of Editorial Insight. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी एग्जाम्स की काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल्स में जितने भी वर्ड्स हैं आज के उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल पढ़ के लास्ट में जो आरसी के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। तो आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है लैमेंट, नाउन है। ठीक है, अब लैमेंट क्या होता है? देखो लैमेंट दो तीन चीज़ों को हम कह सकते हैं। पहला तो कोई स्पीच हो गया, कोई पोएम हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया जो कि सैडनेस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक और होता है कंप्लेंट को भी कह सकते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ जो सैडनेस को एक्सप्रेस कर रही है या कंप्लेन को एक्सप्रेस कर रही है उसको लैमेंट कहते हैं। आर्टिकल में क्या है, कंप्लेन वाला मीनिंग यूज़ हुआ है, तो हम सिनोनिम्स भी वही करेंगे, कंप्लेन वाला ही देखेंगे। यानी कि ग्रम्बल एंड ग्रीवांस दोनों का ही मतलब होता है कंप्लेन, और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज। कंप्लेन में क्या होता है, जो नेगेटिव बातें हैं वो बताई जाती है। वही अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, यानी कि हम बड़ाई कर रहे हैं किसी की अच्छी क्वालिटीज़ को लेके बता रहे हैं, तो उस टाइम हम कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज का यूज़ करते हैं। और इसी वजह से ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स भी है लैमेंट के, ग्रम्बल के और ग्रीवांस के। सेकेंड इज एपरेंटली, ये आपका एडवर्ब है। अब देखो एपरेंटली इतनी बार आ चुका है हमारे सेशन में कि अब तो आपकी उसकी मीनिंग बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। एपरेंटली का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने जो कुछ सुना या जो कुछ देखा या हमें जो ऊपर ऊपर से लग रहा है, हम ये कंफर्म नहीं है कि वो सही है गलत है, बट देखने से लग रहा है कि सही हो सकता है। जितना हमने सुना देखा सही लग रहा था, तो वहाँ पे हम एपरेंटली यूज़ करते हैं। ऑस्टेंसिबली और सीमिंगली भी यूज़ कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? तो एंटोनिम्स होगा अनलाइकली या फिर सर्टेनली। अनलाइकली मतलब कि बिल्कुल ही गलत है, सर्टेनली सही है। अब देखो ये जो एपरेंटली होता है ना, ये स्पेक्ट्रम में कहीं बीच में लाई कर रहा होता है। ठीक है, इस तरफ क्या है? नेगेटिव है, मतलब कि होने के चांसेस ही नहीं है, तो हम अनलाइकली कहेंगे। इस तरफ पॉजिटिव है, मतलब 100% चांस है होने का, तो सर्टेनली कहेंगे। बट ये एपरेंटली, ऑस्टेंसिबली, सीमिंगली ये बीच में कहीं होता है, यानी हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है सही। इसीलिए दोनों ही अनलाइकली हो गया, अनसर्टेनली हो गया, दोनों ही इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। थर्ड इज अनफेलिंग, ये एक एडजेक्टिव है। अनफेलिंग हम कहते हैं ऐसे किसी चीज को जिसपे हम डिपेंड नहीं हो सकते, जिसपे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने। अनफेलिंग हम उसको कहते हैं जिसपे हम डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है, वो हमेशा सेम होगा, तो हमें पता है कि वो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही है, तो हम उसको लेके कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, हम उस पर डिपेंडेंट या रिलाई कर सकते हैं। तो हो गया वो अनफेलिंग। उसको हम परसिस्टेंट भी कहते हैं, अनरिलेंटिंग भी कहते हैं। देखो परसिस्टेंट किसको कहते हैं? परसिस्टेंट मतलब जो चीज़ लगातार चलती रहती है, एक लेवल पे रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। अनरिलेंटिंग भी वही होता है जिसके लेवल में कोई कमी नहीं आती, वो चीज़ चलती रहती है, सेम लेवल पे चलती रहती है। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स आपके अनफेलिंग के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया? एफिमेरल एंड फ्लीटिंग। एफिमेरल और फ्लीटिंग दोनों ही टेम्पररी को डिनोट करते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि आज है बट नहीं रहेगी आगे, क्योंकि बहुत कम समय के लिए रहती है, और इसीलिए एंटोनिम्स है अनफेलिंग के। क्योंकि अनफेलिंग क्या होता है? हमेशा ही सेम रहेगा, हमेशा ही रहेगा वो। फोर्थ इज प्री डिस्पोजिशन, ये आपका नाउन है। अब देखो प्री डिस्पोजिशन के यहाँ पे क्या दी है मीनिंग? कि द स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और टू सफर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसा कोई स्टेट हो जहाँ पे एक पर्सन एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है या एक पर्टिकुलर डिजीज से सफर करता है। ठीक है, अब देखो प्री डिस्पोजिशन को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके अंदर किसी चीज को करने का पहले से ही प्रेफरेंस बना हुआ है, कि आपको वो चीज पसंद आती है या आप वो बिहेवियर शो करते हो। ठीक है, आपको पसंद है वो बिहेवियर शो करना, आपको वो चीज़ पसंद है, तो हम उसको प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो जो किसी को अगर प्री डिस्पोजिशन है स्वीट डिशेस का, तो उसके अंदर एक इनबिल्ट एक प्रेफरेंस है स्वीट डिशेस की। तो अगर कहीं बहुत सारा खाना रखा हुआ है तो वो पहले स्वीट डिश की तरफ जाता है, मतलब जो मीठी चीज़ है उसको खाने का ट्राई पहले करता है। इसीलिए यहाँ पे प्री डिस्पोजिशन का यूज़ किया गया है एक ऐसी चीज़ को बताने के लिए, मतलब कि आपके अंदर इनबिल्ट कोई प्रेफरेंस है कि आप उस तरह से बिहेव करोगे या उस चीज़ को पसंद करोगे। अब ये चीज़ ना डिजीज़ के भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो जाती है।
कि आप वल्नरेबल हो उस डिजीज से, आपको डिजीज ज़्यादा जल्दी हो सकता है। ठीक है, इंक्लिनेशन भी कहते हैं, प्रोपेंसिटी भी कहते हैं, मतलब इसकी जगह पे हम इंक्लिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेंसिटी भी लिख सकते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा? अवर्जन, रिवल्सन। अवर्जन एंड रिवल्सन दोनों का मतलब होता है डिसलाइक या हेट्रेड, किसी चीज को ना पसंद करना। देखो, प्रीडिस्पोजिशन इंक्लिनेशन में या फिर आपके प्रोपेंसिटी में क्या होता है, आप पसंद कर रहे होते हो उस चीज को या उस बिहेवियर को करने के लिए लाइकली होते हो, बट यहाँ पे एवर्जन में क्या क्या आप नहीं पसंद कर रहे होते हो उस चीज को। फिफ्थ इज टेनासिटी, ये नाउन है। देखो, टेनासिटी एक क्वालिटी है कि इस क्वालिटी जिसमें टेनासिटी होता है वो चीज़ों पे इजीली गिव अप नहीं करते हैं, वो डिटरमाइंड होते हैं, और चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, फिर भी वो लगे रहते हैं। तो उस क्वालिटी को कि कोई चैलेंज आए, कोई बाधा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, उस क्वालिटी को टेनासिटी कहते हैं। उसको रिजॉल्व भी कहते हैं, परसिवियरेंस भी कहते हैं। आपने सुना होगा परसिवियरेंस का बहुत यूज होता है आर्टिकल में। मतलब क्या होता है परसिवियरेंस का, या फिर रिजॉल्व का क्या होता है, या फिर टेनासिटी का क्या होता है? वही होता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप में डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, यू रिफ्यूज टू गिव अप और आप करते जाते हो। द क्वालिटी ऑफ नॉट गिविंग अप समथिंग इजिली, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमाइंड। एंटोनिम्स क्या होंगे? वैसिलेशन एंड इररिजोल्यूटनेस। वैसिलेशन मतलब क्या होता है? मतलब एक डिसीजन पे, एक रास्ते पे नहीं टिकना, कभी ये चूज कर लिया और कभी कुछ और चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि एक चीज करने के वहां चैलेंजेस आ गए तो वहां से मुड़ के कोई और चीज करने लग गए, फिर वहां चैलेंजेस आ गया, फिर तीसरी चीज करने लग गए। मतलब आप डिटरमाइंड नहीं हो। इररिजोल्यूटनेस भी वही होता है, बार बार चेंज करना अपना, आप में रिजोल्यूट नहीं है। सिक्स्थ इज टार्डीनेस, ये नाउन है। और टार्डीनेस क्या होता है? द फैक्ट ऑफ अराइविंग, हैपनिंग और बीइंग डन लेट। मतलब कोई चीज अगर लेट हो गई, लेट आई, लेट हुई, ठीक है, लेट हैपन हो रही है, तो उसको टार्डीनेस कहते हैं। अनपंक्चुअलिटी भी कहते हैं, डिले तो पता ही है, डिले तो कहते ही है उसको। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रॉम्प्टनेस एंड टाइमलीनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब टाइम पे हो गया, तुरंत हो गया, इमीडिएटली हो गया। टाइमलीनेस मतलब टाइम पे, बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पे हुआ है। 7 इज कसी। एडजेक्टिव है कशी, हम उस चीज को कहते हैं जो कि एकदम बहुत इजी होता है, बहुत प्लेजेंट होता है, आसानी से मिल जाता है। हम उस वर्क को, अगर किसी वर्क को हम कशी बता रहे हैं, मतलब उस वर्क को करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, बहुत इजीली वो वर्क हो जाता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एफर्टलेस, फसाइल। फसाइल देखो, एफर्टलेस का तो पता चल रहा है मीनिंग, एफर्टलेस मतलब उसमें लेस एफर्ट लग रहा है, या तो एफर्ट लग ही नहीं रहा है, मतलब बहुत इजी है। फसाइल थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, बट इसका मतलब वही होता है, ऐसी कोई चीज जो कि एफर्टलेस हो, जिसमें कोई एफर्ट ना लगे, बहुत इजीली हासिल हो जाए या बहुत इजीली कंप्लीट हो जाए। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ग्रोइलिंग एंड आर्डुअस। ग्रोइलिंग एंड आर्डुअस दोनों का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत एनर्जी लग रही है, जो थका देती है आपको, तो हम उसको ग्रोइलिंग या फिर आर्डुअस कहते हैं। 8 इज वैलोराइजेशन। देखो, वैलोराइजेशन एक नया वर्ड है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को बताना कि वो वैल्यूएबल है, ठीक है, या उसमें वैल्यू है, ठीक है, तो उस चीज को वैलोराइजेशन कहते हैं। मतलब किसी चीज के साथ वैल्यू को जोड़ देना या कहना कि हाँ, उस चीज के पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है और पर्टिकुलर क्वालिटी है जो उसको वैल्यूएबल बनाती है। प्रमोशन भी कहते हैं, एक्रेडिटेशन भी कहते हैं। प्रमोशन में वही होता है, अब प्रमोट किस चीज को किया जाता है? जिसमें वैल्यू होता है, तो जो कोई चीज प्रमोट कर रहा होता है वो बता रहा होता है कि ये चीज वैल्यूएबल है और इसको और लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अक्रेडिटेशन भी वही होता है, किसी चीज को बताना कि इसमें पर्टिकुलर क्वालिटी है या पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छी है। एंटोनिम्स होगा क्रिटिसिज्म एंड डिस्पैरेजमेंट। क्रिटिसिज्म का मतलब पता है किसी चीज को बुरा बोलना, उसको इंपॉर्टेंट नहीं बताना। डिस्पैरेजमेंट का भी मतलब वही होता है, किसी चीज को बताना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना। 9 इज हशल, नाउन है, ठीक है। हशल क्या होता है? एंडलेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल और रूटीन। देखो, हशल यहाँ पे जो वर्क प्लेस है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। हशल का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब एक कंपटीशन लगी पड़ी है किसको कि हर कोई अचीव करना चाहता है, वो कंपटीशन एंडलेस है, खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब लोग काम किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, कॉम्पिटिटिव नीचे से काम किए ही जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल जो है उनका वो एंडलेस है, जो रूटीन है, जिस रूटीन से वो काम कर रहे हैं वो एंडलेस है, तो उसको हम हसल कहते हैं। ग्राइंड एंड कॉम्पिटिशन तो कहते ही है। एंटोनिम्स क्या होगा? टॉर्पोर एंड आइडलनेस। टॉर्पोर क्या होता है? इनएक्टिविटी को कहते हैं, लेजीनेस को कहते हैं, जहाँ पे पर्सन के पास कोई एनर्जी नहीं होती, इंथुजियाज्म नहीं होता है। आइडलनेस भी वही होता है, वो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहा। 10 इज असेसिस, ये वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। एसएस में ईएस लगा है, हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म या क्या सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो एसएस का मतलब होता है किसी के अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी या इंपॉर्टेंस को जज करना, बताना कि उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, उसको कितनी वैल्यूएबल है, क्या उनकी क्वालिटी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। अप्रेजर्स भी कहते हैं, गॉज भी कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स का इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना, जज नहीं करना उसको। 11 इज इम्पार्ट, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। एस देखो, एस लगा हुआ है ना। इम्पार्ट मतलब इंफॉर्मेशन देना किसी को, नॉलेज देना किसी को। कन्वे करना, डिसेमिनेट करना भी मतलब वही होता है। एंटोनिम से स्टाइफल करना, सेंसर करना। स्टाइफल करना मतलब दबाना, लोगों तक पहुंचने मन नहीं देना। सेंसर करने का मतलब भी वही होता है कि चीजों को हटा देना, लोगों तक पहुंचने ना देना। और एक फ्रेजल वर्ब है टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है कुछ करने का, डिसाइड करना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो उसको टेक ऑन कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स, ठीक है। अब हम आर्टिकल पे आ रहे हैं। पहले आप आर्टिकल्स खुद से पढ़ोगे, ठीक है, और मैं स्लाइड्स को आपको बता दूंगा कि ये पहला पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ है। वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद जो आरसी के क्वेश्चंस आएंगे वो भी खुद से करने की कोशिश करना, फिर हम डिस्कस करके साथ में करेंगे। तो ये है टाइटल, वाई जेन ज़ी इज कॉन्शियसली अनबॉसिंग। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको पढ़ लो एक बार। ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड, ये रहा थर्ड, ठीक है। ये टोन है, इसमें बाद में आएंगे, जब पूरा हम आर्टिकल पढ़ लेंगे तो फिर हम टोन को देखेंगे। अब ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। आप मुझे जरूर बताना जरूर कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए जब आपने खुद से किया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या कह रहा है कि वाई जेन ज़ी इज कॉन्शियसली अनबॉसिंग। जेन ज़ी जो है, मतलब जेन ज़ी उस जनरेशन को कहते हैं जिसमें लोग जो लोग लेट 90s, ठीक है, लेट 90s से लेके अर्ली 2000s के बीच जिनका बर्थ डेट होता है उसको हम जेन जी कहते हैं, ठीक है। तो जेन जी जो है, यानी जेन जी जनरेशन से बिलोंग करते जो लोग हैं वो कॉन्शियसली अनबॉसिंग, कॉन्शियसली मतलब कि सोच समझ के अनबॉसिंग क्यों कर रहे हैं। अब अनबॉसिंग क्या है ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे क्या होता है, बट कुछ है जिसको जेन जी कर रहे हैं सोच समझ के। A survey in the UK shows that 52% of Gen Z professionals do not want to take on a middle management position. एक सर्वे हुआ था यूके में जिससे ये पता चलता है कि 52% Gen Z प्रोफेशनल, मतलब ऐसे लोग जो Gen Z जनरेशन के और वर्क कर रहे हैं, तो उनमें से 52% है वो कोई मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन नहीं लेना चाहते हैं। मिडिल मैनेजमेंट मतलब जो जूनियर्स और सीनियर के बीच, एक तो जूनियर हुआ, एक जो सबसे सीनियर हुआ, उसके बीच जो मैनेजर का पोजीशन होता है, तो वो मैनेजर वाला पोजीशन वो नहीं लेना चाहते हैं। बिकॉज द स्ट्रेस इज टू मच एंड द पर्क्स टू लिटिल, क्योंकि स्ट्रेस, उस पोजीशन का जो स्ट्रेस है, उस काम का जो स्ट्रेस है काफी ज्यादा है, और पर्क्स जो बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है वो बहुत कम है। दैट बर्नआउट इज नॉट वर्थ द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉजिंग हार्ट बर्न। जो बर्नआउट जो होता है, बर्नआउट क्या होता है, मतलब पूरा मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, मेंटली एंड फिजिकली थक जाना। तो जो बर्नआउट होता है उस वहाँ पे काम करने से, उस पोजीशन पे काम करने से, वो वर्थ नहीं है कि उसको उतना लिया जाए। इज नॉट वर्थ द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉजिंग हार्ट बर्न, क्योंकि उससे हार्ट बर्न प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो वो वर्थ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या है। A lament that makes its way down generations is about a lack of application among the youth or their apparently unfeeling predisposition to take the easy way out. क्या कह रहे हैं देखो, वर्ड्स को देखो किस तरह से लिखा गया है। A lament that makes its way down generations, ठीक है। lament क्या, कंप्लेन है, तो कंप्लेन क्या है, कंप्लेन जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रही है, मतलब जो ऊपर के जनरेशन है, अपर जनरेशन है, वो लोअर जनरेशन से कंप्लेन ये कर रहे हैं। उनका कंप्लेन ये है कि लोअर जनरेशन में क्या होता है, लैक ऑफ एप्लीकेशन, उनमें लैक होता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कहते हैं हार्ड वर्क, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब है हार्ड वर्क, ठीक है, और किसी चीज में एफर्ट डालना। तो वो क्या कह रहे हैं, जो ऊपर के जो पहले की जो जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन है, वो ये कह रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो हार्डवर्क से बचता है, उसमें वो हार्डवर्क नहीं करता, उनमें लैक ऑफ हार्डवर्क है।
और देयर apparently unfailing predisposition to take the easy way out। और उनमें एक आदत है, predisposition हमने पढ़ा कि अंदर में कोई होता है आपको प्रेफरेंस उस चीज को करने का, ठीक है। तो उनमें एक प्रेफरेंस होता है कि वो इजी वे आउट ले लेते हैं, मतलब कि जो इजी काम होता है जिसमें कम एफर्ट लग रहा है वो करते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन से ये पता चल रहा है कि जो ओल्डर जनरेशन है, जो अभी बड़े लोग हैं, उनका एक कंप्लेंट है यंगर जनरेशन को लेके कि जो यंगर जनरेशन है वो हार्डवर्क से भागता है, हार्डवर्क करना नहीं चाहता, और हमेशा जो इजी काम होता है, जो एफर्टलेस काम होता है, वो करना चाहता है, वो करने की उनमें आदत है। Every story of a young professional exchanging the hamster wheel that is corporate life for one on the slow lane is contrasted against tales of hardship of a previous generation and the tenacity it took to just hang in there। अब ये भी काफी अच्छी तरह से लिखा गया है, तो इसको हम समझते क्या लिखा गया है, ठीक है। Every story of a young professional exchanging the hamster wheel that is corporate life for one on the slow lane। यहाँ से यहाँ पहले समझो, एवरी स्टोरी, एक हर स्टोरी किसकी, एक यंग प्रोफेशनल की। मतलब जब भी कोई स्टोरी आती है जिस स्टोरी में ये बताया जाता है कैसे एक यंग प्रोफेशनल, एक यंग वर्कर है, उसने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के, कॉर्पोरेट लाइफ को हैमस्टर व्हील कहा गया है, ठीक है। हैमस्टर व्हील क्या होता है, एक आपने देखा होगा कैसे एक व्हील होता है, यहाँ पे एक हैमस्टर होता है, ये दौड़ रहा होता है और ये व्हील गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है। तो इसको, ये हैमस्टर व्हील को किससे इक्वेट किया गया है, कॉर्पोरेट लाइफ से। अब देखो हैमस्टर व्हील में क्या होता है, ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि हैमस्टर दौड़ता जाता है और ये व्हील घूमता जाता है, अब इससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है। तो जो ये कॉर्पोरेट लाइफ है, इसमें भी जो वर्क रहता है ये भी कंटिन्यूसली होता रहता है। उसको मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे ये हैमस्टर यानी जो वर्कर है वो थक रहा है, उसको बर्नआउट हो रहा है। तो जब भी कोई स्टोरी आता है जिसमें एक यंग प्रोफेशनल इस हैमस्टर व्हील को छोड़ देता है, जो कि कॉर्पोरेट लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ देता है, किससे, वन ऑन द स्लो लेन, और एक ऐसे वर्क को चूज करता है जो कि स्लो लेन पे है। अब ऐसा वर्क को चूज करना जो स्लो लेन पे है, मतलब क्या है, इस तरफ देखो क्या है, इस तरफ हैमस्टर व्हील है जिसपे तेजी से काम हो रहा है और कंटिन्यूसली काम हो रहा है, वो छोड़ के वो ऐसा काम लेता है जिसपे चीजें स्लो है, चीजें आराम है, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, उतना ज्यादा कंटिन्यूस वर्क नहीं। तो जब भी कोई स्टोरी आती है ऐसे प्रोफेशनल की जो ये करता है, जो कि हैमस्टर व्हील को छोड़ के स्लो लेन को चूज करता है, उसको हमेशा कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है उस स्टोरी को। किससे कंपेयर किया जाता है, अगेंस्ट टेल्स ऑफ हार्डशिप ऑफ अ प्रीवियस जनरेशन एंड द टेनासिटी इट टुक टू हैंग इन देयर। तो वो क्या कंपेयर क्या किया जाता है, ओल्डर जनरेशन से कंपेयर किया जाता है कि कैसे वो लोग नहीं छोड़ते थे, कैसे वो लोग में टेनासिटी थी, कैसे वो लोग डिटरमाइंड थे कि कितना भी ये स्ट्रेसफुल हो जाए, कितना भी ये बोरिंग हो जाए, कंटिन्यूअस रहे, प्रीवियस जनरेशन हार्डवर्क करता ही रहता था, वो छोड़ता नहीं था। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि कैसे यंग प्रोफेशनल वो उसको देखता है, वो यंग प्रोफेशनल जो यंग वर्कर्स है वो देखते हैं कि कोई ऐसा जॉब है जो कि हैमस्टर व्हील की जैसा है, जहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेसफुल वर्क है, कॉर्पोरेट लाइफ है, उसको छोड़ के वो एक ऐसा वर्क को चूज करता है जो कि थोड़ा ईजी है, थोड़ा एफर्टलेस है, जहाँ पे चीजें स्लो है, ठीक है। और जब भी ये स्टोरी आती है तो कुछ लोग उसको कंपेयर करते हैं कि कैसे पुराने जमाने में जो लोग थे वो नहीं छोड़ते थे, वो उनमें बहुत डिटर्मिनेशन था, वो लगे रहते थे, वो हार्डवर्क करते रहते थे, वो हैंग इन देयर, मतलब कितना भी प्रॉब्लम हो जाता था, कितना भी ग्रोलिंग वर्क होता था, वो लगे रहते थे। तो ये कंपैरिजन होता है हमेशा। Now, according to a survey in the UK, it appears that all of the things that Gen Z can be accused of, tardiness isn't one। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपैरिजन से क्या दिखाया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है ना कि यंगर जनरेशन जो है, जो जेन जी है, ठीक है, उसको इजी वे चाहिए, वो यहाँ पे स्ट्रगल में पार्ट नहीं लेना चाहता है, वो स्ट्रगल से दूर भागता है, ठीक है। उसको ऐसा वर्क चाहिए जो कि स्लो लेन पे, जो कि इजी हो, एफर्टलेस हो, ठीक है। उसको यहाँ पे जो स्ट्रगल और स्ट्रगल से जो रिजल्ट आ रहा है उससे वो भागता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो लेजी है, ठीक है, उसको आराम की चीजें चाहिए। लेकिन जो सर्वे हुआ अभी यूके में, उससे ये पता चला कि जेन जी को तुम जो चाहे वो बोल दो, बट तुम उनको आलसी नहीं बोल सकते, तुम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो लेजी है। टार्डीनेस क्या होता है, लेजीनेस होता है, चीजों को स्लो करना, ठीक है।
In fact, one could credit them for a cleared eye assessment of their needs and the lengths they are willing to go to meet them. उनको अक्यूज नहीं करना है हमें कि वो लेजी, ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन से पता चल रहा है। इनफैक्ट हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, हमें उनको उनकी बड़ाई करनी चाहिए। क्यों बड़ाई करनी चाहिए भाई? क्योंकि उन दे हैव अ क्लियर आई असेसमेंट। उनका जो उनका असेसमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। उनको क्या चाहिए, उनको लाइफ में कौन से गोल चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर है उनको, ठीक है। उनके जो नीड्स है वो उनको पता है कि हमें मेरी ये नीड है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए। मतलब कि जो जेनजी है वो टार्डी नहीं है, वो लेजी नहीं है, वो एफर्ट से नहीं भागते हैं। उनको पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या पसंद है, और वो चीज़ करते हैं। वहां पे वो एफर्ट डालते हैं उस चीज़ को हासिल करने का। And if it includes giving up on cushy professional position, conscious unbossing as it has been termed, so be it। और अगर जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए अगर उनको ऐसे प्रोफेशनल पोजीशंस छोड़ना हो जो कशी है, ठीक है, तो ठीक है, उनमें भी कोई बात नहीं, वो छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे कशी प्रोफेशनल पोजीशन किसके कंपैरिजन में किया गया? ऐसे प्रोफेशनल पोजीशन जो, जैसे हमने बात की, मिडिल मैनेजमेंट वाले पोजीशन, मैनेजर्स वाले पोजीशन। तो अगर उनको लगता है कि मेरे नीड्स अलग है, ठीक है, मेरे नीड्स मैच नहीं करते मैनेजर के पोजीशन से, तो वो मैनेजर का पोजीशन में वर्क कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेनिफिशियल हो, वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जेनची, जैसा कि कंपैरिजन से पता चल रहा है, वो टार्डी नहीं है, वो लेजी नहीं है, स्लो नहीं है, वो बस अपने नीड्स को लेके बहुत कॉन्शियस है। और अगर नीड्स को पूरा करने के लिए अगर उनको ये कशी पोजीशन, अगर मैनेजर के पोजीशन को छोड़ना ही पड़े, तो वो छोड़ देते हैं। A survey in the UK shows that 52% of Gen Z professionals do not want to take on a middle management position because the stress is too much and the perks too little, that burnout is not worth the opportunity of causing heartburn to others and to oneself। एक और सर्वे हुआ यूके में जहां पता चला कि जो 52% जो जेन जी प्रोफेशनल्स हैं वो मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट्स बहुत कम है, और जो बर्नआउट हो जाता है, जो एग्जॉस्शन होता है, जो थकान होती है, मेंटल एंड फिजिकल थकान इस पोजीशन में काम करने से, वो वर्थ इट नहीं है कि आप उतना खुद पे उतना स्ट्रेस लो, उतना हार्ट बर्न लो, दूसरों को भी दो। तो वो ये काम नहीं करते, वो नहीं करना चाहते। इन एशिया, गिवन द वैलोराइजेशन ऑफ हसल, दिस मेक्स इवन मोर सेंस। एशिया में क्या होता है? हसल, अभी हमने हसल पढ़ा, क्या होता है? पूरा कॉन्टिन्यूसली करते रहना, कॉम्पिटिटिव नेचर में काम करते रहना, जो कि इक्वल है हैमस्टर व्हील के। तो एशिया में उस हैमस्टर व्हील को वैलोराइज किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि वैल्यूएबल है। मतलब अगर तुम उस हैमस्टर व्हील की तरह काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, स्ट्रेस है फिर भी काम कर रहे हो, तो तुम एक वैल्यूएबल काम कर रहे हो। तो एशिया में ऐसा उसको वैल्यू दिया जाता है, और एशिया में ज्यादा सेंस भी बनता है इसका। क्यों बनता है सेंस ये करने का? क्योंकि एशिया में जब इसको वैल्यू दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों को ये इनकरेज किया जा रहा होगा ये वाले काम को करने के लिए, तो बर्नआउट और ज्यादा हो रहा होगा, तो सेंस बनता भी है वहां पे कि यहाँ पे हो ये। According to McKinsey Health Institute 2023 survey, Indian employees reported the highest rate of workplace burnout। अब मैकेंसे हेल्थ इंस्टीट्यूट ने भी एक सर्वे किया 2023 में, जिससे ये पता चला कि इंडियन एम्प्लॉयज जो वर्कर्स इंडिया में है, सबसे ज़्यादा बर्नआउट उनको होता है वर्क प्लेस पे। मतलब सबसे ज़्यादा वो थकते हैं, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि जो वर्क का नेचर है इंडिया में वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी कंटिन्यूअस होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग आवर्स वर्क करने पड़ते हैं, तभी तो बर्नआउट हो रहा है इतना। और गोल्स भी उतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये होते होंगे, लाइक स्ट्रेसफुल होते होंगे। Another recent survey by UKG Workforce Institute showed that over 60% of employees prioritize work-life balance and were willing to undergo proportionate pay cuts for reduction in workload। अब एक हाल में एक सर्वे हुआ, UKG Workforce Institute ने सर्वे किया, तो उससे पता क्या चला कि 60% एम्प्लॉयज उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज किया, ज़्यादा वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस को दी, और वो अपनी सैलरी कटवाने के लिए भी रेडी थे। दे वर विलिंग टू अंडरगो प्रोपोर्शनेट पे कट्स, की सैलरी कम कर दो लेकिन वर्कलोड कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेस को नहीं प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जब बहुत ज़्यादा मनी को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस को, अपने हेल्थ को, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ठीक।
देर आर सेवरल टेक अवेज फ्रॉम दिस। अब टेक अवेज क्या, लेसन्स, मेन पॉइंट्स जो भी आप कह सकते हो। तो इससे क्या क्या हम लेसन्स ले सकते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट हम समझ सकते हैं। One, of course, is the corporate culture that assesses productivity in terms of the ability to adapt to constantly changing goalposts. अब एक तो ये है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो प्रोडक्टिविटी किस तरह से जज करता है। कॉर्पोरेट कल्चर के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी यही है ना कि एम्प्लॉयज कितनी जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं चेंजिंग गोल्स से। मतलब गोल है जो उनको काम दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, वो बार बार चेंज होते रहते हैं, और एक एम्प्लॉय कितना जल्दी अडेप्ट कर जाता है उससे वो जज करते हैं कि प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो ये पता चल रहा है कि एक कांस्टेंट स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। एक गोल दे दिया गया, वो गोल अचीव हुआ, उससे बड़ा गोल दे दिया, फिर उससे बड़ा गोल दे दिया, अब उससे और बड़ा गोल दे दिया। अब एम्प्लॉय जितना अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है उस सिचुएशन में उतना ही प्रोडक्टिव है। एक तो ये पता चलता है हमें। The other is the courage it takes to realize that if the stress is where the money is, sometimes it makes sense to prioritize health and happiness over it. दूसरा ये कि जो करेज होता है ये रियलाइज करने का कि अगर जहां से पैसा आ रहा है वहां से स्ट्रेस भी मिल रहा है हमें, ठीक है, तो उस टाइम कभी कभी हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा कोई वर्क कर रहे हो जिससे आपको पैसे तो आ रहे हैं बट इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बर्नआउट हो रहा है, तो उससे बेटर है कोई ऐसा वर्क करो जहाँ पे आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिले, आप हेल्दी रहो और आप हैप्पी रहो। द वन लेसन दैट कैपिटलिज्म नेवर इम्पार्ट्स इज दिस। अब देखो कैपिटलिज्म की एक लेसन की बात हुई है कि एक लेसन है जो कैपिटलिज्म कभी हमें इम्पार्ट नहीं करता है, कभी हमें नहीं सिखाता। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, जो आज जो इकोनॉमिक, देखो कैपिटलिज्म मैं शॉर्ट में बताता हूँ। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी ट्रेड होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस के पास होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के पास होते हैं, ठीक है, और वर्कर्स उनके लिए काम करते हैं, और उनका कैपिटलिज्म का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट करना। तो वैसा जो सिस्टम है कैपिटलिज्म, वो हमें ये लेसन नहीं सिखाता है। इफ वन इजंट अराउंड टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ वंस लेबर, मतलब अगर कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लेबर कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, जब उस हार्डवर्क का फल आता है उस टाइम वो पर्सन रहे ही ना, और इफ द प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट, या फिर वो जो प्रोसेस है उस फल को पाने का जो हार्डवर्क है वो पनिशमेंट लगने लगे, डज इट इवन मैटर, क्या मैटर करता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो कि आपको ये फल चाहिए, ये चाहिए, ये गोल कंप्लीट करना है, बट आपने इतना मेहनत किया कि आप खुद ही खत्म हो गए, आप रहे ही नहीं जब तक वो फल आए। मतलब कि अच्छे हेल्थ में नहीं रहे, आप अच्छे मेंटल हेल्थ में नहीं हो, अच्छे फिजिकल हेल्थ में नहीं हो कि उन फ्रूट्स को, उन फल को, बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाओ। या फिर जब जो प्रोसेस है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, ये प्रोसेस आपको पनिशमेंट लगने लगे, तो क्या ये सबका कोई मैटर भी करता है ये चीज़ किसमें आप अपना एफर्ट लगाओ। तो ये क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, ऑब्वियसली हमें आंसर पता है कि नहीं मैटर करता है, क्योंकि ऑथर यही हमें बताना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वहाँ पे हमें वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। देखो टोन क्या है, रिफ्लेक्टिव है, एनालिटिकल है। रिफ्लेक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑथर सोच रहे हैं। वो ये रिफ्लेक्टिव टोन कब आता है, जब ऑथर सोचते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं, अपने में कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ऑथर सोच रहे हैं कि पहले जनरेशन में क्या होता है, उस जनरेशन के लोग क्या सोचते हैं, आज की जनरेशन, यंगर जनरेशन के बारे में, जेन जी के बारे में, ठीक है, कैसे एटीट्यूड में चेंज आया है वर्क को लेके, हाई प्रेशर वाले वर्क को लेके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो कॉन्टेम्पलेट कर ही रहे हैं ऑथर, सोच ही रहे हैं कि कैसे वैल्यू चेंज हो रहे हैं हार्डवर्क को लेके, एंड्योरेंस को लेके, और जब हेल्थ और पर्सनल सेटिस्फैक्शन की, हैप्पीनेस की बात आती है तो वहाँ भी चेंजेस हो रहा है। सेकंड एनालिटिकल भी है, क्योंकि ऑथर ने सर्विस को भी मेंशन किया है, ठीक है। उन सर्विस से हमें ये पता चला है कि कैसे लोग में एटीट्यूड चेंज आ रहा है, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हेल्थ को, हैप्पीनेस को, ठीक है, शिफ्ट जो है पर्सपेक्टिव में। तो एनालिटिकल भी है, रिफ्लेक्टिव भी है टोन। तब आते हैं क्वेश्चन पे। What is the primary reason Gen Z professionals are choosing not to take on middle management position according to the UK survey? ठीक है, अब Gen Z प्रोफेशनल है वो नहीं लेना चाह रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। इसका क्या रीजन है, प्राइमरी रीजन क्या है इसका, तुम्हें पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो हेल्थ को और वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। जो स्ट्रेस आता है इन पोजीशन से उनको प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहते, और हमें ये दिख भी रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं अपने पास, बाकी को देखते हैं, निगेट करते हैं। देखो, दे लैक द नेसेसरी स्किल्स टू हैंडल सच पोजीशन। ये तो ऑथर ने नहीं कहा है कि उनमें स्किल्स की कमी होती है,
ठीक है, कि वो हैंडल ही नहीं कर सकते, तो गलत हो गया। प्रोफेशनल ग्रोथ में दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोफेशनल ग्रोथ, अपने करियर ग्रोथ में वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी नहीं कहा है। दे डू नॉट वांट टू वर्क इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स, वो कॉर्पोरेट सेटिंग्स में वर्क नहीं करना चाहते। देखो ऐसा नहीं कहा कि कॉर्पोरेट सेटिंग में वर्क नहीं करना चाहते, वो कहा कि कॉर्पोरेट के उस पार्ट में वर्क नहीं करना चाहते जो हैमस्टर व्हील के बराबर है। बट ऐसा कोई वर्क जो कॉर्पोरेट का है जिसमें स्लो लेन पे है, उसमें वो वर्क करेंगे। दे आर वेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, अदर ये अदर सेक्टर में बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ये तो कुछ का ही नहीं है। वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं हेल्थ को और वेल बींग को, स्ट्रेस को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए। According to the passage, which statement is true about Indian employees in the context of workplace burnout? अगर वर्कप्लेस बर्नआउट की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडियन एम्प्लॉयज के बारे में? इंडियन एम्प्लॉयज रिपोर्ट द लोएस्ट रेट्स ऑफ बर्नआउट ग्लोबली, ठीक है। तो कहाँ पे मेंशन था इंडियन एम्प्लॉयज के बारे में? वो था यहाँ पे, रिपोर्टेड द हाईएस्ट रेट ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा बर्नआउट इंडियन एम्प्लॉयज को ही था। तो यहाँ पे तो 1 में बता रहा है लोएस्ट है, तो गलत हो गया। वर्कप्लेस बर्नआउट इन इंडिया इज लार्जली इग्नोर्ड बाय एम्प्लॉयज, वर्कप्लेस बर्नआउट इंडिया में इग्नोर कर देते हैं, एम्प्लॉयज इग्नोर कर देते हैं वर्कप्लेस बर्नआउट। तो देखो इतना ही बताया गया है कि वर्कप्लेस बर्नआउट सबसे ज्यादा है इंडिया में। अब रिस्पॉन्स क्या है बर्नआउट को लेके वो हमें नहीं पता है, तो इग्नोर कर देते हैं ये तो हम नहीं कह सकते। इंडियन एम्प्लॉयज प्रायोरिटाइज हाई पे ओवर मेंटल, इंडियन एम्प्लॉयज हाई पे प्रायोरिटाइज करते हैं, पैसा को चूज करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो ये भी नहीं कहा है ऑथर ने कहीं पर भी। हाँ, इंडियन एम्प्लॉयज रिपोर्टेड द हाईएस्ट रेट ऑफ बर्नआउट, ये तो सही है। बर्नआउट इन इंडिया इज लेस कॉमन, अब ये भी हम नहीं कहेंगे कि क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल वर्क कल्चर है तो बर्नआउट इज इन इंडिया लेस कॉमन है, ये भी गलत है, क्योंकि बर्नआउट सबसे ज्यादा है, तो ये सही हो गया। What can be inferred from the passage about the impact of capitalism on personal well-being? कैपिटलिज्म का पर्सनल वेलबींग पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं? कैपिटलिज्म इनकरेजेस अ बैलेंस्ड वर्क लाइफ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट, कैपिटलिज्म इनकरेज करता है कि एक बैलेंस वर्क लाइफ एनवायरनमेंट हो। कैपिटलिज्म टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस ओवर सक्सेस, कैपिटलिज्म हमें ये सिखाता है कि हैप्पीनेस को चूज करो सक्सेस के ऊपर, अपनी खुशी को चूज करो, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Capitalism often neglects the importance of health and happiness in the favor of productivity and profit. Capitalism neglect कर देता है importance को, health और happiness को, मतलब कि health and happiness को importance नहीं देता, profit को और productivity को ये करता है, importance देता है। Capitalism provides sufficient benefits to ensure employee satisfaction. Capitalism benefits provide करता है कि employee satisfied रहें। Capitalism is primarily focused on personal fulfillment and employee well-being. Capitalism का जो फोकस है वो एम्प्लॉय के वेलबींग पे, एम्प्लॉय के हेल्थ पे होता है और पर्सनल फुलफिलमेंट सेटिस्फैक्शन पे होता है। मतलब कैपिटलिज्म चाहता है कि एम्प्लॉय आप अच्छे रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो इसका आंसर आप मुझे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आई नो कि अगर आपने पढ़ा है, पैसेज को अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। कोशिश करना। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ाई करते रहे अच्छे से। थैंक यू।